वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथ्स का सेट 1 से लेकर सेट 3 तक आपको हमारे चैनल्स पर मिल जाएगा। आप लोग जाइए, मैथ्स एसएससी नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस पर आपको जो है मैथ्स के सारे वीडियो जितने भी मैंने बनाए हैं एसएससी के लिए सारे वीडियो वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। उसमें जो है मेनली रूप से आपको बताएं कि उसमें मैंने जो कवर किया है अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट कवर कर दिया सिस्टमेटिक वे में। फिर उसके बाद जाकर टाइम एंड वर्क से जो है 2 पार्ट हमने डिस्कस किया उसमें, और मैथ्स का जो है सेट डिस्कस किया है सेट 1 से लेकर सेट 3 तक। ये आपका सेट 4 है। उसी कड़ी में हम इसी तरह का मैथ्स का जो एसएससी का जो पेपर आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। उसी तरह रीजनिंग का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग का जो है सेट 1 से लेकर सेट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, और एनालॉजी उसमें डिस्कस किए हैं अलग से। एनालॉजी ख़त्म हो चुका है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो नंबरिंग याद करना है उसको ख़त्म कर चुके हैं। हाउ टू क्यूब ए नंबर उसे भी ख़त्म कर चुके हैं। तो इसलिए जो है इस सीरीज में हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, और एक टारगेट हम बनाएंगे कि लगभग 50 जो है मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और 50 जो है रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। और जो सिस्टमेटिक वे से जो पढ़ाई चल रही है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन है कि 0.1 का स्क्वायर अंडर रूट 0.0121 0.12 तथा 0.004 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 4 संख्या दिया हुआ है, और देखिए यही 4 ऑप्शन में भी है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 गुना 0.1, जो लोग नहीं जानते हैं दशमलव का गुना वो लोग सीख लीजिए। पहले जो नॉर्मल गुना है 1 गुना 1 कर दीजिए, 1 हो गया। उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 2 अंक के बाद 1 2, तो 0.01 हो गया इसका आंसर। इसको कीजिएगा तो अंडर रूट निकालिएगा तो कितना होगा 0.11, क्योंकि 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 आएगा। फिर 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये है यहाँ पर अवेलेबल, तो इसीलिए जो है 0.11 होगा इसका। इसको करते हैं 0.12 तो है ही। इसमें देखिए इसको अगर देखिएगा तो इसका क्या निकलेगा 0.02। कैसे हम कर समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। देखिए 0.02 गुना 0.02 कीजिए तो क्या आएगा 2 दूनी 4, कितने के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद तो 0.0004, तो ये आपका आंसर हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आंसर आपका। तो लेकिन इसमें से सबसे बड़ी आपको कौन लग रहा है। अब देखिए आपके सामने है 0.01, 0.11, 0.02, 0.12, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है 0.12, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं इस टाइम एंड वर्क का। जिसने भी इस लेक्चर को मेरा देखा है 1 से 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी में काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें उस क्वेश्चन के सामने तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए बी और सी एक कार्यक्रम से 12 24 36 दिनों में पूरा कर सकते, तदनुसार वे एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। मतलब ए देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 24 दिन में करता है, तो ये 12 डेज में कर रहा है, ये 24 डेज में कर रहा है, सी किसी काम को 36 डेज में कर रहा है। इस तीनों का आप क्या कीजिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम जो है निकालिएगा तो क्या होगा, ये 36 का जो मतलब एलसीएम के इसको पढ़ते जाइएगा टेबल, 36 36 दूनी 72, 72 से देखिए सब कट जाएगा, तो आराम से इसको जो है आप लोग मान सकते हैं 72 यूनिट का काम है। क्योंकि मुझे काम नहीं पता है तो काम हमने मान लिया कि 72 यूनिट का काम है। तो 12 एक दिन का काम निकालिए कि एक दिन का काम कितना है, तो 12 पंजे 60, 12 6 के 72, तो 6 बार में 6 यूनिट का, एक दिन में 6 यूनिट का काम करेगा। ये 3 यूनिट का काम करेगा और ये 2 यूनिट का काम करेगा। तो अगर तीनों मिल जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिल जाए तो कितना यूनिट का काम एक दिन में कर लेगा, तो 6 3 9 2 11 यूनिट का काम जो है ये एक दिन में कर लेगा। एक दिन का काम है। इसको कैसे निकाले थे 72 भाग 12 किए थे तो उससे निकला था। ठीक है, उसी तरह 72 में 24 से दिए थे तो 11 यूनिट का काम हो गया एक दिन में। तो अगर देखिए इस तरह से करते थे, हम आपको सिखाए थे कि अगर जहाँ 11 यूनिट का काम जो है कोई एक दिन में करता है तो 72 यूनिट का काम कितने दिनों में करेगा, तो हमको नहीं पता है तो एक्स मान लिए।
अब क्या किए, कोना कोनी गुना कर दिए। कोना कोनी गुना की जगह क्या होगा, 11x बराबर 72, इसलिए x बराबर 72/11। तो ये जो है आप 72/11 की जगह तो क्या होगा, इसका पूर्णांक में बदलिए, तो पूर्णांक में बदलिएगा तो क्या होगा कि 6.11/6, ये आपका पूर्णांक में आएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन जो है आपका सही खा रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, बताइए एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य जो है 740 है और उस पर 7.5% की छूट दी जाती है, तदनुसार उसके अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब हुआ मार्क प्राइस, यानी MP मार्क प्राइस। ठीक है, और छूट का मतलब हो गया आपका, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उसके लिए बता रहे हैं कि इसका मतलब हुआ डिस्काउंट। ठीक, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP। तो आपको देखिए SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना है, 740 है। मार्क प्राइस कितना होगा, कब, जब इस पे जो है 7.5% का छूट दिया जाता है। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी जैसे आपको छूट या डिस्काउंट दिया तो आपके मार्क प्राइस पे देता है, अंकित मूल्य पे जो है आपका छूट मिलता है। अंकित मूल्य पर जब छूट मिलता है तो उसके बाद छूट मिलने के बाद आप उस सामान को परचेज करते हैं, मतलब इतना आपको छूट मिला, मान लीजिए 100 रुपये का सामान था, 20% छूट मिला तो आपको 80 रुपये में उस सामान उसने बेचा। तो मार्क प्राइस पे छूट मिलने के बाद आपको क्या मिलता है, तो सेलिंग प्राइस होता है। वो मार्क प्राइस पे जब छूट मिलता है तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो कितना मार्क प्राइस पे छूट मिला है, 7.5% का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मार्क प्राइस था स्टार्टिंग में वो आपका 100x था। ठीक है, 100x जो है इसका मार्क प्राइस था। अब देखिए 100x में कोई 7.5% जो है छूट दे दिया, मतलब कितने में बेचा होगा सामान, तो 100 में 7.5 घटा दीजिए, तो 100 में जब 7.5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 92.5x आएगा। इसका सेलिंग प्राइस जो है 92.5x होगा। तो देखिए इसका करके तो आपका आ रहा है। तो आप देखिए 92.5x बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया है 740। तो 92.5x बराबर दिया है 740। इसको जो है आप इसको कटा दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। इसको पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको जो है 5 से तो दिख रहा है बढ़िया से, तो 5 से ही कटा दीजिए। तो 5 एकम 5 बचा कितना, 4 2 5 8 40 और 5 बचे 25, 5 दूनी 10। इसीलिए जो है आप इसको कीजिएगा तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए 740 गुना 2 डिवाइड बाय 185। इसको और कटा सकते हैं तो कटाइए, तो इसको कटाइएगा तो क्या होगा, 5 से फिर कटाइए, तो 5 तिया 15 और ये बचेगा यहाँ 3/5 7 35। और यहाँ पर भी देखिए 5 से कटाइए तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 8 40। 37 से ये कट सकता है क्या, अगर 37 से कट जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। नहीं कट रहा है तो छोड़िए यहीं पर इसको 37 दूनी 72 होता है, 37 से कटिए तो 37 चौके कीजिए तो हाँ 37 चौके कट जाएगा। 37 से 4 बार में कटेगा, देखिए 37 गुना 4 कीजिए, 7 चौके 28, 2 4 12 13 14 148। 37 चौके 4 बार में कट गया, 4 दूनी 8 हुआ। एक्स का वैल्यू 8 आया तो मार्क प्राइस में क्या है 100x है, तो इसलिए मार्क प्राइस बराबर क्या होगा 100x होगा, यानी 100 गुना 8 होगा, यानी क्या हो गया 800 हो गया आपका। तो ये 800 आपका आंसर हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन में 800 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 बर्तनों में A और B, 2 बर्तन है उसमें A और B में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, 2 बर्तन में दूध और पानी है उसको इस अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधा दूध होगा आधा पानी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इस तरह का सवाल में आपको क्या करना है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है, तो इस पर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतना है। आपको कैसे करना है, देखिए 4:3 अगर रहे तो आप इसको इसमें देखिए दूध को क्या लिख सकते हैं 4/7 लिख सकते हैं, पानी को 3/7। अगर मिक्सचर पहला जो मिश्रण है, जो मिक्सचर फर्स्ट है, जो पहला मिश्रण है उसमें क्या है कि दूध यानी कि मिल्क और वाटर ये जो है 4:3 है। मिक्सचर 2 जो है उसकी बात करते हैं। मिक्सचर 2 में क्या है
मिल्क और वाटर ये जो है किस अनुपात में 2:3 है। अगर इसमें से मिल्क की बात करें तो ये क्या होगा, केवल मिल्क की बात, तो केवल मिल्क की बात करें टोटल जोड़ लेंगे कितना यूनिट है, तो टोटल जो है 4 + 3 तो 7 होता है ना। तो मिल्क जो है, मिल्क इसके सीधा ये है 4, तो 4/7 हो जाएगा। इसमें मिल्क का अनुपात क्या होगा, ये मिल्क का केवल, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर में 2 बाय, यहाँ पे 2 + 3 कीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2/5 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों को क्या करना है, आधा दूध कर देना। जो फाइनल जो मेरा मिक्सचर बनेगा उसमें आधा दूध होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि आधा दूध यहाँ बीच में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको जो है इस तरह से आप बनाइएगा और इस तरह से एक डायग्राम बनाइएगा, और इसमें जो आप लोग क्या कीजिएगा, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा को घटा देना है। तो देखिए 4/7 - 1/2 यहाँ पे होगा, इधर क्या होगा 2/5 1/2 में घटाइएगा, 1/2 - 2/5 कीजिएगा। तो इसको कीजिए, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 5 मतलब 1/10 हो गया ये इधर। फिर इधर कीजिएगा तो क्या होगा, आपका 14 होगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 2 सते 14, यानी कि 1/14 हो गया। तो 1/10 अनुपात 1/14, 2 पंचे 10, 2 सते 14, यानी कि इसको ऐसे कीजिएगा बाय क्रॉस तो क्या होगा 7:5। तो ये 7:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा, यही 7:5 आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वही है 7.5। तो आप लोग कहिएगा सर दूध को ही लेकर आप बढ़े, अप्रोच किए, आप पानी को लेकर बढ़ सकते थे क्या, यानी कि यहाँ पर हम 3/7 लिखते, यहाँ पर 3/5 लिखते पानी के लिए, फिर बीच में आधा पानी करना था तो आधा लिख देते, उसके बाद सॉल्व करते, उसके बाद यहाँ भी आता, यहाँ भी आता कुछ वैल्यू, और उसके बाद इस तरह से रेशियो में करते, तो क्या आपका आंसर मैच करता? तो बिल्कुल आंसर मैच करता, और यही आंसर 7:5 आता। ठीक है, आप लोग वो करिएगा, आपको होमवर्क है वो। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 5th नंबर में। किसी वस्तु को 10% का छूट दे रहे हैं, ठीक, 8% लाभ पर बेचने पर अंकित मूल्य में लागत मूल्य कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब अंकित मूल्य में कितना जो वृद्धि करना पड़ेगा लागत मूल्य से। तो देखिए लागत मूल्य का तो होता है मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, एमपी हो गया, ये बता चुके हैं, और छूट मतलब डिस्काउंट। ठीक, इसको देखिए इस तरह का सवाल जो होता है, आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। देखिए जब भी होता है ना, जब लाभ हानि कुछ भी दिया रहे तो जैसे कॉस्ट प्राइस पे ही दिया जाता है, मतलब मेन हीरो होता है इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो भी चीज़ लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, हानि होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा, हानि प्रतिशत होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत होता है तो भी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मतलब मेन हीरो होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर लाभ या हानि होता है तो हमको क्या मिलता है, उतना पे आप सेलिंग कर देते हैं, उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। अब देखिए जो मार्क प्राइस होता है, वो मार्क प्राइस देखिए एक मतलब उसमें क्या होता है कि अंकित है, जो पैसा प्राइस उस पर अंकित है। तो जो मार्क प्राइस होता है इसमें अगर कुछ डिस्काउंट अगर आपको मिल जाता है, छूट मिल जाता है, तब जाकर आपको जो है एक सेलिंग प्राइस मिलता है। मतलब इतने रुपये में सामान खरीदे थे, 100 रुपये में सामान खरीदे, 10% का डिस्काउंट था, तो मतलब फाइनली जो है आपको 90 रुपये में सामान बेचा गया। तो डिस्काउंट सब जितना भी डिस्काउंट का जो फैक्टर आता है वो मार्क प्राइस पे आता है। तो इस सवाल को समझिएगा, उसने क्या कहा कि 10% छूट दिया, मतलब किस पे छूट दिया होगा, मार्क प्राइस पे, तो यहाँ 10% का छूट दे दिया। 8% लाभ पर बेचने पर, किस पे 8% लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पे 8% का लाभ हुआ है। तो अंकित मूल्य में 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी है, मतलब अंकित मूल्य में कितना वृद्धि हुआ लागत मूल्य से। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो है अगर जहाँ मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है इसका 100x है, तो इस पे अगर 100x पे 8% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 108x हुआ होगा। तभी तो 8% का लाभ मतलब क्या, 100x था तो 108x हो गया। अब देखिए हमको ये नहीं पता है कि इसका मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मार्क प्राइस है वह है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट करते हैं तो मार्क प्राइस मेरा वह है, इस पे 10% का डिस्काउंट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 90/x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, और इधर कितना आ जाएगा
आपको जो है 108x मिलेगा आपको। मतलब मार्क प्राइस पे आपने क्या किया, 10% का डिस्काउंट किया, तो आपको कितना हो गया कि 90y/100। अब इसको कीजिए सॉल्व, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से एक बार में कीजिए 9 9 दूनी 18, और y बराबर क्या हो गया, 12 गुना 10 कीजिएगा तो 120x। यानी कि मार्क प्राइस जो आपका यहाँ पर y का जो वैल्यू आया ये 120x आया। तो आप देखिए इस लागत मूल्य से कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, ये 100x है, ये 120x है, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। तो ये 20% ज़्यादा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 15 है, तदनुसार उसमें जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 15 है, तो 4 क्रमागत सम संख्या हम लोग मान लेते हैं कि कितना कितना 4 क्रमागत, तो पहला मान लेते हैं x है, फिर जो है दूसरा जो है x+2 है, तीसरा जो है इस सबको जोड़ते जाते हैं, क्योंकि सबको जोड़ना है ना, फाइनली औसत निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो x+2 x+4 प्लस x+6, इसका जो है औसत दिया है 15, तो 4 संख्या है तो 15 गुना 4 कर दीजिएगा तो उसका टोटल सम निकल जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है क्या, ये जोड़, मतलब सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाय कुल संख्या, मतलब टोटल कितना संख्या है, तो ये आपका औसत होता है। तो आपको सभी संख्याओं का जोड़ निकाल लेते हैं, तो इसलिए औसत गुना कुल संख्या कर दिए। तो औसत 15 था, कुल संख्या 4 था, तो 15 गुना 4 हो गया। अब इसको जोड़िए फटाफट, 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 60, इसलिए 4x बराबर कितना होगा, 60 में 12 कीजिएगा तो 48 आएगा। तो इससे यहाँ से कटाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपको फटाफट करना है, x जो है 12 निकल गया। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। पहले नंबर की तो बड़ी संख्या ये है, दूसरे नंबर की ये है, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या तो यही ना है। तो x+4 यानी कि 12 + 4, 12 4 16, तो ये है आपका 16 जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर में। कहता है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपया प्रति कुर्सी के दर पर बेचता है, 2 कुर्सी को बेच रहा है 120 रुपया प्रति कुर्सी के दर पर। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 120 रुपया प्रति कुर्सी के दर पर बेचता है, तो इसका जो है 2 कुर्सी का, 2 चेयर की बात करें, 2 कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो होगा 120 गुना 2, क्योंकि हर एक को 120 रुपये में बेचता है, यानी 240 रुपये में बेच दिया। आपको विक्रय मूल्य पता चल गया कि 240 रुपया है। अब देखिए कह रहा है 25%, एक कुर्सी पर लाभ कमाता है 25% का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 120 रुपये में बेच रहा था तो उसको 25% का लाभ हुआ एक कुर्सी पर। हम मान लेते हैं कि उस कुर्सी का जो दाम होगा वो 100x होगा स्टार्टिंग में, तो 25% लाभ हुआ तो कितना में हुआ होगा, 125x/100, यही तो हुआ होगा। इसको कटा देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और इसको इधर कर दीजिए या फिर यहीं से कटा दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो x बराबर क्या हो गया, 96। x बराबर आपको 96 मिला। मतलब कि जो पहली कुर्सी है उसको आप 96 रुपये में मतलब उसको सेल मतलब खरीदे थे। अब जो है बेचे तो है 120 रुपये में। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो चेयर है उसको 25% हानि हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मतलब कहने का ये है कि उसको 100 रुपये का अगर एक कुर्सी है और 100x का है तो 75x में उसको बेचना पड़ा। तो 120 बराबर होगा 75x/100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, और इससे यहाँ से कटाइए 40, तो x बराबर 160। देखिए एक कुर्सी को, जो पहला कुर्सी है, फर्स्ट चेयर जो है, इसको उन्होंने 96 रुपये में ख़रीदा था। दूसरे को उसने जो ख़रीदा था 160 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन उसको बेचा कितना, 120 रुपये में बेचा। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा हानि हुआ, बहुत लॉस हुआ। तो टोटल मिलाकर जो है इसका क्रय मूल्य जोड़ लेते हैं दोनों कुर्सी का। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर, 2 चेयर का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो इसमें देखिए 160 + 96, तो इसको जोड़िए
6 हो जाएगा, फिर 9 6 15 5 और 1 1 2 256 रुपया है इसका क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य है 240 रुपया। तो इसको क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा 256 माइनस 240, इसको कीजिए तो यहाँ पे 6 होगा, ये होगा आपका 16। तो ये 16 रुपये का जो है इसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 16 रुपये का इसको हानि हुआ है, तो 16 रुपये कहाँ है, यहाँ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक आयताकार बक्से का भुजा जो है 1:2:3 के अनुपात में है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तदनुसार उस बक्से का आयतन कितना है। ठीक है। तो देखिए जो आयताकार बक्सा है तो वो एक घनाभ का रूप है, क्यूबॉइड का रूप है। ठीक है, वो क्या है, क्यूबॉइड है। तो आपको क्यूबॉइड का जो भी फॉर्मूला पता है क्षेत्रफल का, आयतन का, उसके अनुसार से आपको काम करना है। तो देखिए जो 3 भुजा है 1:2:3, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, x 2x और 3x, इसके अनुपात में इसको मान लेते हैं हर एक भुजा को। अब देखिए इसका जो है हम लोगों को पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है तो उसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो क्यूबॉइड का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, तो वो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो यहाँ पर लगा दीजिए 2, ये देखिए x गुना 2x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस 2x गुना 3x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 3x गुना x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x²। अब इसको आसानी से आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11, 11x² ये होता है, और गुना 2 तो 22x²। तो ये आपका 22x² आया, और यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 88 आया। तो 22 चौके 88 होता है। तो x² बराबर क्या आया, 4, इसलिए x बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आया। तो 2 अगर सेंटीमीटर यहाँ पर रखिएगा तो देखिए ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो है इसका हमको 2 4 6 ये पता चल गया। तो इसका बक्से का आयतन जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई पता है 2, चौड़ाई पता है 4 और 6 जो है पता है ऊंचाई। तो 2 चौके 8, 8 छके 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका। और ये जो है आपका ऑप्शन है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिभुज का आधार जो है 6√3 सेंटीमीटर है और उसके दोनों आधार का कोण इतना है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए एक त्रिभुज जो है इससे देख के हमको लगा था कि जो दो आधार का कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये दोनों जोड़कर 90 डिग्री होता है। मतलब क्या होगा, ये एक कोण जो बचा, 3 कोण होता है ना, 2 कोण 90 डिग्री हो गया, एक कोण, तो अब जो बचा है वो 90 डिग्री का होगा। ये सब चीज़ आपको अगर दिखने लगे तो आप समझिएगा कि आपका जो है प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कुछ अच्छा करने वाले हैं। ये सब दिखना चाहिए, फटाक से दिखना चाहिए। मतलब पढ़ने के साथ ही 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि एक कोण जो है समकोण होगा। तो आपको जो त्रिभुज बनाना है इस तरह का बना लेना है, फटाक से, जल्दी से, जितना जल्दी बना सकते हैं। तो ये 90 डिग्री कर दीजिएगा। तो एक कोण जो है 30 डिग्री मान लीजिए, दूसरा कोण मान लीजिए 60 डिग्री मान लीजिए, और ये जो आधार है, आधार का उसने दिया था दोनों कोण, तो इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ए बी सी। इतना अगर करने के लिए आपको आ गया तो बहुत सही है। अब जो है इसकी लंबाई, इसका जो दिया हुआ आधार का 6√3 दिया। अब देखिए अगर लंबाई की बात करें तो ये वाला लंबाई है इस आधार के ऊपर, इसका ये वाला लंबाई है, तो ये वाला लंबाई आपसे मांग रहा है, इसको मान लेते हैं h1 इस लंबाई को। ठीक है, अगर ए बी हमको निकालना हो फिर ए सी निकाल लेते हैं, उसका एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पर जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लगा देंगे तो आपको h1 मिल जाएगा। ये मेरा पास अप्रोच है एक, आपके पास भी अगर कोई अप्रोच है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए इस अप्रोच को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे जो है आपको मेरे दिमाग में एक और आइडिया हिट कर रहा है, नहीं चलिए इसी पे चलते हैं हम लोग। पहले इसका जो है sin 30 से निकालते हैं। sin 30 डिग्री कीजिएगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AC/6√3। तो
तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AC 6√3। 2 से यहाँ कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 3√3। AC हमको पता चल गया। अब हम लोगों को AC पता चल गया, AB निकालना है, तो इसमें फिर साइन 60 का मान लगाइए। साइन 60 बराबर हो जाएगा AB/6√3। ठीक है, AB का मान है √3/2 बराबर AB/6√3। यहाँ 2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 हो जाएगा। तो ये AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर का मान AB निकल गया। और ये जो है AC जो निकला, AC निकला आपका कितना, AC निकला 3√3 और AB निकल गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको अगर जहाँ आपको समकोण त्रिभुज का एरिया पता होगा, किस तरह से निकालते हैं, हाफ इंटू ये बेस होता है 3√3 और ये हाइट मान लेते हैं 9 हो गया बराबर। इधर का देखिए ये वाला जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भी होता है हाफ, और ये वाला बेस मान रहे हैं 6√3 और हाइट हम लोग h1 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से h1 का जो निकलेगा वैल्यू वही सही हो जाएगा। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, 3√3 है, इसको कैंसिल करते हैं 2 बार में। तो यहाँ पर h1 बराबर क्या होगा 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो यही आपका फाइनल आंसर है 4.5 सेंटीमीटर। ये सेकेंड ऑप्शन में है दिया हुआ, यही सही होगा। ठीक है, 10 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, उसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए जो बेलन है वो बेलन, इसको सिलेंडर को बोलते हैं ना हम लोग, सिलेंडर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये सिलेंडर का दिया हुआ है जो है त्रिज्या, और ये त्रिज्या r मान लेते हैं, इसका हाइट h मान लेते हैं। ठीक, तो इसका जो अनुपात दिया है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि अनुपातों का जो गुणक है मेरे पास, मल्टीपल है, वो x है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि रेडियस जो है मेरा 5x हो गया और हाइट जो हो गया वो 7x हो गया। तो उसके बाद जाकर हम लोग उसका आयतन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई r²h। तो ये पाई का मान कितना है 22/7 r²। तो r 5x गुना 5x, h है मेरा 7x। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या निकलेगा, आपका निकल जाएगा 22 पंचे 110, 110 550, 550 एक्स क्यू निकलेगा। और यहाँ पर वॉल्यूम का मान दिया हुआ है 550, तो इससे जो है आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ 1 होगा, यानी कि एक्स क्यूब बराबर 1 होगा। तो इसलिए एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि 1 आ गया। तो ये 1 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। क्या पता चला, एक्स का वैल्यू, और एक्स क्या है, तो ये इसका गुणक है, तो 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5, 7 गुना 1 कीजिएगा तो 7, क्योंकि x का वैल्यू 1 है तो इसलिए 5 और 7 इसका रेडियस। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है 2πr/h होता है। 2 गुना 22/7, r कितना है, r मेरा 5 है और h है 7, तो ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो 22 पंचे 110 यानी 220, ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर चलते हैं 11वें नंबर में। चंद्रमा का जो व्यास है वो कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना जाता है। तदनुसार पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए अनुपात में क्या हो जाता है कि व्यास रे या रेडियस रे, मतलब उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में आएगा तो जैसे देखिए जो व्यास होता है, जो इसको डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस उसको लिख सकते हैं। अनुपात में रहेगा तो क्या होगा, 2 व्यास रहेगा तो दोनों कट ही जाएगा, तो इसलिए जो है कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चलिए आपके अनुसार सही मानेंगे। तो एक का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास का 1/4 है चंद्रमा का, तो हम लोग पृथ्वी का मान लेते हैं। क्या माने कि x है, x है ना, तो इसको 2x मान लेते हैं। पृथ्वी का जो है व्यास जो है पृथ्वी का व्यास जो है हम लोग 2x माने, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा, इसका 1/4। तो चंद्रमा का जो व्यास है 2x/4 होगा, 1/4, तो ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x/2 जो है ये अब चंद्रमा का व्यास है, पृथ्वी का व्यास 2x है।
अब कहता है पृथ्वी तथा चंद्रमा का आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ये एक स्पेयर की तरह है, जो चंद्रमा है पृथ्वी है ये इस तरह का एक स्पेयर है। तो स्पेयर है तो इसका देखिए क्या होता है वॉल्यूम, तो वो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून यहाँ पर लिखते हैं। तो ये दोनों का अनुपात जो है हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटे वॉल्यूम ऑफ मून कर देते हैं, तभी ना अनुपात होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालिएगा तो ये होगा 4/3 पाई, और रेडियस इसका कुछ होगा तो इसको मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। फिर ये हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ का देखिए बात करते हैं हम लोग, तो देखिए रेडियस ऑफ अर्थ जो है इसका व्यास आपको 2x है, तो इसका जो रेडियस होगा इसका आधा होगा, तो आधा होगा तो क्या हो जाएगा 2x में हाफ कर दीजिए तो इसका हो जाएगा x हो जाएगा, इसका रेडियस x हो गया। रेडियस ऑफ मून की बात करें तो इसका डायमीटर हमको पता है x/2 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा, तो यानी कि x/4 होगा। तो यहाँ पर आप लोग x/4 लिख दीजिए और इसका क्यूबिंग कर दीजिए। अंदर वाले का देखिए ये वाला मेन बाउंड्री है आपका, तो इसको कैसे कीजिएगा, देखिए इसको जो लोग को नहीं आता है इसको आप लोग बदल दीजिए, इधर जाके 4/x हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये आपका 64 आया। तो 64 ऊपर में कौन है, अर्थ है, तो अर्थ बाय मून का जो अनुपात आएगा यही पूछ भी रहा है, पृथ्वी और चंद्रमा का अनुपात, तो 64:1 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप लोग अलजेब्रा का टॉपिक देखेंगे तो इस सवाल को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं, इसलिए जो है इस सवाल को हम तेज़ी से करेंगे। इसका एक फार्मूला आपको बताए थे, आप लोगों को वो फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या था, a³ + b³ प्लस ये जो निकालने के लिए बोल रहा है a = 34 है, b = c = 33 है, तो इसका मान क्या होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है 1/2 a + b + c। फिर उसके बाद हो जाता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस पर आप लोग पुट कीजिए 1/2। अब देखिए 34 33 33 33 + 33 कीजिएगा तो 66 66 + 34 कीजिए तो आपको 66 और 34 कीजिएगा तो 100 आएगा। तो यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा। और a - b का होल स्क्वायर, तो a - b 34 - 33 तो 1, b - c यहाँ प्लस दीजिए b - c तो b - 33 - 30 0, फिर है c - a 33 - 34, फिर क्या -1 होगा तो ये 1 ही हो जाएगा। यहाँ से आप कटाइएगा तो 50 होगा, फिर 50 × 2 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 100। तो यही 100 जो आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो